इजरायल की संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजरायल की संसद को संबोधित किया और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल और भारत के प्राचीन रिश्तों के लिए से लेकर बात की कि कैसे दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और फिर आज के युग में भी दोनों के रिश्ते किस तरीके से मजबूत हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाएगा भारत भी। हाइफा वॉर तक को याद किया, प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, ठाकुर दलपत सिंह को उन्होंने याद किया, मेजर ठाकुर दलपत सिंह जिन्होंने हाइफा की लड़ाई लड़ी थी और वो जो आज का इजरायल बना है उसमें उसका एक अहम रोल था। वहां की संसद को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने भाषण में शुरुआत में ही हमास के हमलों का जिक्र करते हुए इजरायल के साथ हमेशा खड़े रहने का ऐलान किया। इजरायल के साथ हमेशा खड़े रहने का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। वहां उनको सम्मानित किया गया। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजरायल की संसद क्नेसेट में संबोधन दिया किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि नागरिकों की हत्या को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। अक्टूबर 7 के जो हमले थे हमास के, उनका जिक्र करते हुए, और उन्होंने उनको जोड़ा जो 26/11 पर भारत में हमला हुआ था उससे भी। आप तस्वीरें देख रहे हैं इजरायल की संसद में किस तरीके से मोदी के नारे लगे, वहां लगातार तालियों की गूंज रही। भाषण के दौरान भी, संबोधन के दौरान भी, अभी वहाँ के नेताओं से मिलते हुए, वहाँ के सांसदों से मिलते हुए, विपक्ष के सांसदों से भी और वहाँ के सत्ता पक्ष के सांसदों से भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ साथ में दिख रहे हैं। पीएम ने साफ किया, आतंकवाद पर कोई दोहरा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। आज के दौर में जब बहुत सारी कूटनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उस पूरे इलाके में, प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त वहां इजरायल जाना और इजरायल में जाकर ऐलान करना कि भारत इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है, हमास के हमलों का जिक्र करना, आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाता, इसका जिक्र करना, ये सब दिखा रहा है कि ये कितना अहम दौरा है इस पूरे क्षेत्र के लिए और भारत और इजरायल के संबंधों के लिए। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक सहमति की ज़रूरत बताई। पीएम ने इजरायल की संसद को बताया कि उनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजरायल को एक देश के तौर पर मान्यता दी थी। The deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. भारत इजरायल के साथ खड़ा है, इस खास मौके पर साफ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उधर अमेरिका की संसद में बोलते हुए वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो उसके गंभीर नतीजे होंगे और ईरान को उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका की संसद में ट्रंप ने यह बयान दिया। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि समझौते को लेकर भारी दबाव और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने कभी भी खुलकर दुनिया को यह भरोसा नहीं दिया कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. ट्रंप ने इशारा किया कि ईरान अपने मंसूबों को पूरा करने में जुटा है। उनके मुताबिक ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों को खतरे में डाल सकती हैं। यही नहीं, ट्रंप ने यह दावा भी किया कि वो ऐसी मिसाइलें बनाने में जुटा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। अमेरिकी संसद में उन्होंने
इन्हीं खतरों को लेकर आगाह किया और ईरान को धमकी दे दी कि अगर उसने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो अमेरिका उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने दो टूक कहा कि अमेरिका कभी भी ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा और अमेरिकी संसद में अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में इस्लाम के शासन का अंत करने का भी संकेत दिया। उनके मुताबिक ईरान की सत्ता में जब से बदलाव हुआ तब से वहां के हालात बिगड़ते चले गए और इसी वजह से ईरान की यह हालत हो गई। ट्रंप ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का खास तौर पर जिक्र किया और दावा किया कि वहां की सरकार अपने ही लोगों को मारने में जुटी है। ट्रंप ने आंकड़ा भी पेश किया। उनके मुताबिक ईरान में सरकार के खिलाफ वहां के लोगों में भारी गुस्सा है और पिछले कई महीनों से जारी विरोध प्रदर्शनों में 32,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने इसके लिए ईरान की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. ट्रंप ने इशारों में यहां तक बयान दे दिया कि ईरान में इस्लाम के शासन का अंत करने का वक्त आ चुका है। ईरान में 1979 तक राजवंश का शासन चलता था जिसके शाह यानी राजा मोहम्मद जिसके शाह मोहम्मद रजा पहलवी थे। लेकिन क्रांति के बाद 1979 में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था और वहां सुप्रीम लीडर के हाथ में सत्ता की बागडोर चली गई थी और उसके बाद वहां सब कुछ इस्लाम और शरिया के हिसाब से चलने लगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ईरान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है। जानकारी दी गई कि ईरान और चीन के बीच यह डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है और यह डील ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए उसके चारों तरफ अपनी नौसेना का बेड़ा तैनात कर रखा है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका से लोहा लेने के लिए ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों का सौदा कर लिया। दावा किया गया कि चीन की ये घातक मिसाइलें बड़े बड़े युद्धपोतों और जंगी जहाजों को भी तबाह करने की क्षमता रखती हैं। इसकी रफ्तार आवाज की गति से कई गुना ज्यादा बताई गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि ईरान चीन से कितनी CM-302 मिसाइलें खरीदेगा। माना जा रहा है कि ईरान का यह कदम अमेरिकी तैयारी का जवाब है। अमेरिका ने बीते एक महीने में ईरान के आसपास अपनी फौज का जमावड़ा बढ़ा दिया। उसने अपने घातक युद्धपोत एब्राहम लिंकन के जरिए ओमान की खाड़ी से ईरान पर 24 घंटे नजर बना रखी है। इसके अलावा भी अमेरिका के कई युद्धपोत ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और अरब सागर में मौजूद हैं। लेकिन अमेरिका के संभावित हमले से निपटने के लिए ईरान पहले ही चीन और रूस के साथ समंदर में युद्ध का अभ्यास कर चुका है। कुछ रोज पहले ईरान ने रूस के साथ जंग की तैयारी की थी जिसमें चीन के सैनिक भी शामिल हुए थे और उस ड्रिल के जरिए ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाई थी। उस वक्त रूस और चीन ने अमेरिका को यह संदेश देने की भी कोशिश की थी कि ईरान अकेला नहीं है और ना ही वो अलग थलग है। इसका मतलब था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की तो उसे रूस और चीन का भी मुकाबला करना पड़ सकता है। उस वक्त तो रूस के विदेश मंत्री ने यहां तक धमकी दी थी कि ईरान पर हमला करना आग से खेलने जैसा खतरनाक होगा। खास बात यह कि ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर उस जगह अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया था जहां अमेरिकी सेना पहले से ही तैनात है। इन तीनों देशों ने मिलकर ईरान के नजदीक ओमान की खाड़ी में मिलिट्री ड्रिल की थी, यानी उस इलाके में जहां अमेरिकी युद्धपोत एब्राहम लिंकन समेत अमेरिका के कई और युद्धपोत और उसकी नौसेना के जंगी जहाज मौजूद हैं। हालांकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका उसके आसपास के देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों पर भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा चुका है। उधर एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े चैप्टर पर चिंता जताई। चीफ जस्टिस ने इस पर आपत्ति जताई और दो टूक कहा कि किसी को भी इस संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने संकेत किया कि मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। देश भर में विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली भारत सरकार की संस्था यूजीसी ने बेंगलुरु की ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी को फर्जी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया। यूजीसी के मुताबिक ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के पास किसी भी तरह की डिग्री या डिप्लोमा देने की मान्यता नहीं है। यूजीसी ने छात्रों को वहां प्रवेश न लेने की सलाह दी। भारी उतार चढ़ाव के बीच शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी मामूली अंक चढ़कर 25,482 पर पहुंच गया। इसके बावजूद निवेशकों ने 1,68,000 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, आईटी और मेटल इंडेक्स में रही, जबकि टेलीकॉम, एफएमसीजी और पीएसयू बैंक इंडेक्स गिरकर बंद हुए।
बल्लेबाज रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मैच से पहले टीम इंडिया से फिर जुड़ गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने इसकी पुष्टि की। रिंकू सिंह एक पारिवारिक इमरजेंसी की वजह से अचानक घर आ गए थे। सौ बात की एक बात यह कि क्या चीन ने एआई से बना दिया एआई से बना दिया एआई। एंथ्रोपिक ने ऐसा इल्जाम लगाया है कि दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। चाइना के माल पर वैसे तो पहले से इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं कि चीन में कंपनियां दुनिया भर के सामान को खोल खाल कर उनकी नकल करके उन्हीं की तकनीक से उनसे सस्ता सामान बना लेती हैं और फिर उसी सामान को उन्हीं के देशों में कौड़ियों के दाम में बेचकर ओरिजिनल सामान को ही फेल कर देती हैं। बहुत सी अमेरिकी कंपनियां यह आरोप लगाती रही हैं कि वो हजारों करोड़ों डॉलर रिसर्च में लगाकर कुछ बनाती हैं और चाइना झट से कॉपी कर लेता है बिना एक पाई भी रिसर्च में लगाए। लेकिन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यह खेल बहुत ही दिलचस्प है। एंथ्रोपिक ने यही इल्जाम लगाया है। एंथ्रोपिक एक अमेरिकी कंपनी है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाती है। अब तो ज्यादातर पब्लिक समझ ही गई है कि एआई मतलब ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो इंसानों की तरह सोचता है और जवाब देता है, जैसे चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनाई वगैरह लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं धड़ल्ले से। एक झटके में सारे जवाब दे देता है, इंसान की तरह सोचकर वीडियो बना देता है, कविता लिख देता है, कहानी लिख देता है, गाना बना देता है। बहुत कुछ कर रहे हैं लोग आजकल एआई से। और भारत में अभी एआई समिट भी हुई थी। भारत भी बनाने में लगा हुआ है एआई अपना। तो ये प्रोग्राम बनाने में खूब रिसर्च लगती है, खूब पैसा लगता है। एंथ्रोपिक कंपनी का एक मशहूर एआई टूल है जिसका नाम है क्लॉड, और उसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। अब सवाल पूछो वो जवाब दे देता है। कंप्यूटर का कोड लिखने को बोलो तो कोड लिख देता है। पहले ऐसे कोड लिखने में महीनों लगते थे, ये मिनट भी नहीं लगाता। कहानियां तक बना देता है। मतलब बहुत से ऐसे काम कर लेता है जिनके लिए अब तक इंसान लगे रहते थे कई कई दिनों तक। और एआई की खास बात यह कि खुद सीखता भी रहता है, खुद से सीखता रहता है, यानी हर गुजरते दिन के साथ और बेहतर होता जा रहा है। और लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ टाइम में तो इतने सारे ऐसे काम होंगे जिनके लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनियों और आईटी कंपनियों के तोते उड़े हुए हैं कि जब एआई ही सब कुछ कर लेगा तो वो क्या करेंगी। उनके शेयर लगातार धड़ाम गिरे जा रहे हैं, शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इसी सब माहौल में एंथ्रोपिक ने 3 चीनी कंपनियों पर इल्जाम लगाया है कि वो उसके मॉडल को चोरी से कॉपी करने में लगी हुई थी। डीप सीक, मूनशॉट एआई और मिनीमैक्स, ये चीन की 3 कंपनियां हैं जिन पर एंथ्रोपिक ने इल्जाम लगाया है। लेकिन दिलचस्प यह है कि एंथ्रोपिक कह रही है, यानी क्लॉड की कंपनी कह रही है कि इन चीनी कंपनियों ने अपना एआई नहीं बनाया, बल्कि एंथ्रोपिक के एआई से अपना एआई बनवा लिया। समझ रहे हैं आप? मतलब एंथ्रोपिक ने एआई बनाया कि उससे कोई भी काम करवा लो, तो चीन की कंपनियों ने उससे बोला कि हमारा अपना एआई बना दो। मतलब इतना सीधा मामला नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा ही है। जैसे वो कहानी है ना कि भगवान प्रकट हुए और बोले कि बच्चा बोल, तुझे एक वरदान है, बोल क्या मांगता है। तो भक्त ने बोला कि मुझे भगवान वरदान ये दे दो कि मुझे 10 और वरदान दे दो। तो इतने शाणे ओवर स्मार्ट टाइप के भक्त की तो भगवान भी नहीं सुनते। और एआई में भी प्रोग्राम में यही है। एआई बनाने वाली कंपनी इतना तो डाल ही देती है कि सब बता देना, लेकिन अगर कोई ये पूछे कि कैसे बताते हो, ये फॉर्मूला बताओ, तो मत बताना। तो इतना सीधा नहीं है कि चीन की कंपनियों ने एआई से यही पूछ लिया कि बताओ एआई कैसे बनाना है, और एआई ने उनको बता दिया कि एआई ऐसे बनाना है। एंथ्रोपिक जैसी कंपनी का अपना एआई मॉडल बनाने में महीनों सालों का टाइम लगता है, और अगर समझो 1000 करोड़ रुपए जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इल्जाम है कि चीन की कंपनियां चोरी करके ये काम कुछ ही टाइम में समझो 101 करोड़ रुपए में कर रही हैं। वो 1000 में कर रही है, 100 करोड़ में कर रही हैं। तो वो कैसे कर रही हैं? चोरी की टेक्निक क्या है? तो उस तकनीक को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कोई एआई मॉडल से तो बताएगा नहीं, कोई एआई मॉडल खुद तो बताएगा नहीं कि वो कैसे सोच रहा है, कैसे उसका प्रोग्राम बना हुआ है, कैसे वो जवाब दे रहा है, कैसे वो वीडियो बना रहा है, तस्वीर बना रहा है, कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है। तो इल्जाम यह है कि चीन की कंपनियों ने इसके लिए शातिराना डिस्टिलेशन की चाल चली। तो इसमें क्या होता है? अब सोचिए कि कोई खाना बनाने वाला शेफ है, उसकी रेसिपी आपको पसंद आई, लेकिन वो बताएगा नहीं कि कितना मसाला डाला, कितना तेल डाला, कितनी देर पकाया वगैरह वगैरह। तो आप उससे उसकी रेसिपी निकलवाने के लिए उस पर सवालों की झड़ी लगा दो कि इसमें इमली ज्यादा डाल दी लगता है, खटास बहुत है, तो वो बोलेगा कि इमली तो डाली नहीं।
तो आप अंदाजा लगा लोगे कि इमली नहीं है तो आमचूर होगा। तो फिर किसी और को भेज के सवाल पूछो कि आमचूर बहुत अच्छा डाला है, और वो अगर बोले कि आमचूर तो इसमें डाला ही नहीं, तो आप किसी तीसरे से पूछकर टमाटर का सवाल बना दो। और ऐसे करते करते अलग अलग लोग भेजकर आप खटास की मात्रा और किससे खटास आई उसका अंदाजा लगा लोगे। ऐसे ही अलग अलग लोगों से सवाल पूछवाकर अलग अलग चीजों के बारे में पता करके सबको मिला मिलाकर अपनी रेसिपी परफेक्ट करते रहो, तो आप उस ओरिजिनल फॉर्मूले तक पहुंच सकते हो, और फिर वो आपकी रेसिपी हो गई। और आप भी वही पकवान बिल्कुल वैसे ही बना सकते हो, जबकि शेफ ने आपको अपनी रेसिपी और तकनीक सीधी तो नहीं बताई, लेकिन आपने उसको अलग अलग सवालों से घेर कर और फिर ट्राई कर करके उससे रेसिपी निकलवा ली। मोटे तौर पर यह होती है डिस्टिलेशन। और एंथ्रोपिक का कहना है कि चीन की कंपनियों ने उसके एआई की ऐसे ही चोरी कर ली। मतलब इन चीनी कंपनियों ने एंथ्रोपिक के क्लॉड से सीखकर अपना खुद का एआई बना लिया, और आरोप है कि इसके लिए उन्होंने पहले तो 24,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट बनाए, फिर उन अकाउंट से क्लॉड से 1,60,00,000 से ज्यादा सवाल पूछे। 1,60,00,000 से ज्यादा सवाल। क्लॉड को ऐसा महसूस करवाया कि 24,000 अलग अलग लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे सवाल पूछे गए जिनके जवाबों से उसकी छोटी सी हरकत को स्टडी किया गया कि ये एआई क्लॉड सोचता कैसे, जवाब कैसे देता है, कि क्लॉड के सॉफ्टवेयर में क्या प्रोग्राम डाला गया है। 1,60,00,000 सवाल पूछे इसका पूरा आइडिया लगाने के लिए, जैसे किसी के दिमाग में घुसकर उसकी सोच को समझने की रिसर्च हो। ये सारे सवाल ऐसे थे जो क्लॉड के मॉडल से, यानी उसके दिमाग से जानकारी निकालते थे और फिर उस जानकारी से अपने एआई की ट्रेनिंग करते थे। इसी प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे कोई टीचर से सारे सवालों के जवाब कॉपी करके आप अपनी किताब लिख दो, मतलब जवाब बताए सारे टीचर ने, लेकिन आपने अपने सवालों से वो जवाब लेकर किताब लिख दी, तो किताब के लेखक बन गए आप। क्लॉड जैसा एआई बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन चलाने और बनाने में महंगा पड़ता है। डिस्टिलेशन में आप उस बड़े एआई से लाखों सवाल पूछकर उसके जवाबों को छोटे एआई में डालो, ताकि छोटा एआई भी वैसा ही स्मार्ट बन जाए। यानी एआई का इस्तेमाल करके आप अपना ही एआई बना लो। तो एंथ्रोपिक ने यह इल्जाम लगाया कि यह गलत है, यह चीन ने किया, क्योंकि उसके नियमों में लिखा है कि क्लॉड का इस्तेमाल करके दूसरा एआई नहीं बना सकते, और फर्जी अकाउंट बनाना तो कानून के भी खिलाफ है। लेकिन यह साबित करना भी तो आसान नहीं कि लाखों करोड़ों सवाल पूछकर एआई की तकनीक का फॉर्मूला पता कर लिया चीन की कंपनियों ने। और कुछ एक्सपर्ट तो यह कहते हैं कि खुद एंथ्रोपिक और दूसरी अमेरिकी कंपनियां जो एआई बना रही हैं, वो कैसे बना रही हैं एआई? उनका कहना है कि वो भी तो यही करती हैं कि लाखों करोड़ों सवालों को दाग दाग कर अपना फॉर्मूला परफेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके पास जो जवाब आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो भी इंटरनेट से ही आ रहे हैं ना। तो वो जो कर रही हैं वो भी एक तरह से डिस्टिलेशन ही है। मतलब चोर अब कहा, मतलब उनका कहना है कि चोर अब काहे कह रहा है कि उसके घर में चोरी हो गई। तो ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती दिख रही। एआई का युग तो अभी शुरू हुआ है, भारत भी इसमें कूद पड़ा है। नेहले पर दहला मारने का खेल तो चलता रहेगा, देखना यह है कि शेर पर सवा शेर कौन पड़ता है। 100 बात की एक बात। इधर पंजाब पुलिस ने ऑस्ट्रिया में बनी पिस्तौल के साथ एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया। पंजाब के फाजिल्का में पुलिस ने ड्रग्स और हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2 किलो से ज्यादा हेरोइन और 7 पिस्तौल समेत 10 गोलियां बरामद करने का दावा किया। बरामद हथियारों में एक विदेशी पिस्तौल ग्लॉक भी बताई गई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि वो जवान दिल्ली की एआई समिट में प्रदर्शन के मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दिल्ली लाते वक्त हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक दिया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को छोड़ दिया और दिल्ली पुलिस के उन 20 जवानों को कोर्ट ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली से पहले 50 से ज्यादा मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया। होली के मौके पर वहां जुलूस निकाले जाते हैं और जुलूस के रूट पर बने उन मस्जिदों और मजारों पर कोई रंग न डाल सके, इसके लिए उन्हें ढक दिया गया। बताया गया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। कंप्लीट कैमरे से निगरानी तो रहेगी और कोई भी असामाजिक तत्व इस टाइप का कोई व्यक्ति जो कुछ भी इसमें खुराफात करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस और प्रशासन बहुत सख्ती से निपटेगा।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से सिंगापुर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट तकनीकी कारणों से करीब 5 घंटे लेट हो गई। विमान में बैठे 200 से ज्यादा यात्री रनवे पर फंसे रहे। गुस्साए यात्रियों ने विमान के अंदर हंगामा कर दिया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें विमान के अंदर बैठाकर चालक दल के सदस्य खुद चले गए। उधर मुंबई के मलाड में फलों पर चूहों की दवा लगाने के आरोप में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी दुकानों पर रखे सारे फलों पर चूहों की दवा का छिड़काव किया था। इसकी भनक लगते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भड़के हुए लोगों ने फल बेचने वाले से पूछताछ की। इस दौरान उनके हाथ में चूहे मारने वाली दवा नजर आई। लोगों ने उस दुकानदार पर उनकी जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने तुरंत उस दुकान के फलों को वापस रख दिया। ये बच्चे लोग खाते हैं, ये तो इधर ये लगा रहा है। मेरी बात सुन, ये देखिए ये काय को लगाना है? ये मैं अभी लेने वाला था। ये देखिए सब पूरा इधर लगा के रखा है। हैरान कर देने वाला ये मामला मुंबई के मलाड इलाके का रहा। पूछताछ के दौरान उस दुकानदार ने दावा किया कि उसने चूहों से बचाने के लिए फलों पर दवा लगाई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उनकी दुकान सील कर दी। इधर हैदराबाद में पुलिस ने 120 किलो मिलावटी चाय की पत्ती बरामद करने का दावा किया। हैदराबाद में पुलिस ने चाय की पत्ती में मिलावट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने दावा किया आरोपी ने रंग और नारियल के छिलके से बने कोकोपीट को मिलाकर चाय पत्ती तैयार की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 120 किलो मिलावटी चाय पत्ती बरामद की गई। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही के दौरान शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा पर सदन में थूकने का आरोप लगाया गया। सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब देते समय अपनी बाईं ओर झुकते दिखे। विपक्ष ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि जिन उम्मीदवारों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी पंचायत और नगर पालिका के चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले नियम था कि जिन उम्मीदवारों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो इन चुनावों में खड़े नहीं हो सकते थे। केरल में वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज कुन्नूर रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हो गईं। कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन केएसयू के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। उसी समय वीणा जॉर्ज ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंची थी और भीड़ में फंस गईं। אני מתכבד, חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד כעת להזמין את ראש ממשלת הודו, מר נרנדרה מודי, לשאת דברים. בבקשה. His Excellency Prime Minister Benjamin Netanyahu, His Excellency Mr. Amir Ohana, Speaker of the Knesset, His Excellency Mr. Yair Lapid, Leader of the Opposition, Honorable members of the Knesset, my dear sisters and brothers, Shalom. Namaste. Honorable members, it is a privilege and an honor for me to stand before this distinguished house. I do so as the Prime Minister of India and also as a representative of one ancient civilization addressing another. I bring with me the greetings of 1.4 billion Indians and a message of friendship.
respect, and partnership. I thank you, Mr. Speaker, for your kind invitation and for your wonderful gesture of lighting up the Knesset in Indian colors. Your visit to India 3 years ago was the first by a Speaker of the Knesset. And thanks to you, I am the first Prime Minister of India to address this august gathering. Nine years ago, I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I have always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability.
some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for our long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region. Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. The book of Esther refers to India as Hodu. The Talmud records trade with India in ancient times. Jewish merchants traveled across sea routes that connected the Mediterranean with the Indian Ocean. They came seeking opportunity and dignity. And in India, they became one of us. Jewish communities have lived in India without fear of persecution or discrimination. They have preserved their faith and participated fully in society. That record is a source of pride for us. Honorable members, the Bene Israel of Maharashtra, the Kochini Jews of Kerala, the Baghdadi Jews of Kolkata and Mumbai, and the Bene Menashe of the Northeast have enriched India. In my home state, Gujarat, there is a school set up by a Bene Israeli family, Mr. and Mrs. Best. It is an excellent school, and of course, it is called the Best School. Edwin Myers gave shape to the film's division of India and was towering figure in the history of Indian cinema. Dr. Rubin David was the founder of the Kankaria Zoo in Ahmedabad.
the actor David Abraham Cheulkar or Uncle David become a household name across the country. Walter Kaufman composed the signature tune for All India Radio. David Sassoon built many institutions that still serve Indian society. And of course, the heroic contribution of Lieutenant General J.F.R. Jacob during the 1970 war with Pakistan is widely known. I had the honor of working closely with him after his retirement. We discussed India-Israel relations among many other things over many cups of tea. There have been countless others whose contributions are woven into India's rich fabric of life. Honorable members, there was movement from India to Israel too, when many Indian Jews migrated to Israel in the mid-20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms, and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. We are proud of them. Honorable members, India's connection to this land is also written in blood and sacrifice. During the First World War, more than 4,000 Indian soldiers laid down their lives in this region. The cavalry charge at Haifa in September 1918 remains a significant chapter in military history. Major Thakur Dalpat Singh, remembered as the hero of Haifa, symbolized the shared history. During my last visit, I was deeply moved to pay my respect at the Haifa Memorial for Indian soldiers. Honorable members, last month, the world marked the International Holocaust Remembrance Day. The Holocaust stands as one of humanity's darkest chapters. Yet, even in those turbulent years, some acts of humanity stood out. The Maharaja of Navanagar in Gujarat, also known as the Jam Sahib, offered refuge to Polish children, including Jewish children who had nowhere else to turn. I am told that a statue of Jam Sahib
was unveiled in Moshav Nevatim recently. Thank you. Thank you for this honor and remembrance. Honorable members, after India's independence, many Indian leaders felt a kinship with the people of Israel. India's parliamentary debates of the 1950s are witness to their admiration for Israel's effort to develop agriculture in the desert. The kibbutz movement of Israel inspired our leaders like Acharya Vinoba Bhave and Loknayak Jayaprakash Narayan. First in my home state, Gujarat, and now across India, I've seen the approach of per drop, more crop work wonders in agriculture. My own first visit to Israel was in 2006 as the Chief Minister of Gujarat. Later in 2017, during my visit to Israel as Prime Minister, our two countries elevated the relationship to a strategic partnership. Since then, our engagement has expanded in scale and scope, and we are committed to further consolidate this relationship across many sectors. Honorable members, for the last few years, India has been the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies globally. At the same time, Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development. The bilateral investment treaty signed last year will provide confidence and predictability to our businesses. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly in recent years, but it does not reflect the full scope of opportunity. That is why our teams are working hard to negotiate an ambitious free trade agreement. It will unlock the vast untapped potential in our trade relationship. We will also work closely in different formats, such as India, Middle East, Europe Economic Corridor, and the I2U2 framework between India, Israel, UAE, and the US. Defense and security
is another important pillar of our partnership. In November last year, we signed an MOU on defense cooperation. In today's uncertain world, a strong defense partnership between trusted partners like India and Israel is of vital importance. Honorable members, Israel is often called the startup nation. In recent years, we have also been working to unlock the innovation and creativity of our youth. I recall that in 2018, Prime Minister Netanyahu and I inaugurated the iCreate Technology Business Incubator in India. Since then, it has supported nearly 900 such startups. Last week, we hosted the world's largest and the most democratized AI Impact Summit with representatives from over 100 countries. Our aspirational spirit aligns naturally with Israel's innovation ecosystem. I see a lot of synergies in areas such as quantum technologies, semiconductors, and artificial intelligence. We are also working with Israel on creating cross-border financial linkages using our digital public infrastructure. Honorable members, I mentioned how inspiring we found Israel's agricultural miracle in desert. Israeli expertise in precision irrigation and water management has already transformed agricultural practices in India. Together, we have established 43 centers of excellence across India that have provided training to more than 500,000 farmers. We should now set an ambitious goal to expanding to 100 centers to benefit millions of farmers and fishermen. Honorable members, at the heart of the India-Israel partnership are the ties between our peoples. When I first visited Israel in 2006, there were a handful of yoga centers in Israel. Today, yoga seems to be practiced in almost every neighborhood. I am told that interest in Ayurveda is also growing in Israel. I invite more and more young Israelis to travel to India. They will witness the dynamism of our society and experience what holistic wellness can do for the body and the mind. I'm happy to inform this August House that the Indian Parliament has set up a parliamentary friendship group for Israel. I invite you all to visit India and look forward to having more exchanges between our members of parliament.
I'm aware that Indian caregivers and skilled workers in Israel contribute immensely to families and communities. They have displayed remarkable courage and dedication in times of crisis, including on October 7. We are proud of them. As the Jewish teachings reminds us, whoever saves one life saves the entire world. Their service reflects the strength of the human bonds behind our cooperation. We will continue to facilitate the movement of workers and professionals across sectors that benefit both of our nations. Honorable members, we are both ancient civilizations, and it is perhaps no surprise that our civilizational traditions also reveal philosophical parallels. In Israel, the principle of Tikkun Olam speaks of healing the world. In India, Vasudhaiv Kutumbakam affirms that the world is one family. Both ideas extend responsibility beyond immediate boundaries. They ask societies to act with compassion and moral courage. Judaism emphasizes halakha, guiding everyday conduct through law and practice. Hindu philosophy speaks of dharma, the moral order that shapes duty and right action. In both traditions, ethical life is lived through action and faith is expressed through conduct. There is an enduring similarity in our festivals as well. You celebrate Hanukkah with the warm glow of candles. Around the same time, we celebrate Diwali, the festival of lights, with the gentle radiance of lamps. Soon, India will celebrate the festival of Holi, filled with happiness and color. And around the same time, Israel will also celebrate Purim with enthusiasm and joy. Honorable members, our shared ideals are the deep foundations that give strength to our modern partnership. We are democracies shaped by history and focus on the future. Our partnership is grounded in shared experience and shared aspirations. Our strong partnership not only serves national interests, but also contributes to global stability and prosperity. Let us ensure that the friendship between India and Israel remains a source of strength
in an uncertain world. Am Israel Chai. Jai Hind. Thank you. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להעניק לראשונה בתולדות המשכן